प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है। तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए एग्जामिनेशन में, तो ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन लेक्चर्स को आपको रेगुलरली देखना है और जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको आपको रिलीजियसली, रेगुलरली और ईमानदारी से फॉलो करना है हर एक चीज को, तभी जाकर गारंटीड सिलेक्शन आपको मिलेगा। एंड गाइस, गारंटीड सिलेक्शन की जो बात है, मैं ये ऐसी दूसरों की तरह हवाबाजी में नहीं करता हूं। इसके बाकायदा मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप प्रूफ जो है वो देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपके रेगुलरली कवर कराता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि उन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सेकेंडली गाइज, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेड पैकेज को ज्वाइन करेंगे तभी जाकर इन लेक्चर्स का पूरा लाभ आपको मिलेगा। एंड इस पेड पैकेज की फीस भी काफी नॉमिनल है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। पूरे महीने का जो चार्ज है, जो फीस है, वो सिर्फ 100 रुपए है। एंड लाभ कैसे मिलेगा आपको, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए गाइज, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पर जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, सिर्फ उनको देखना है। आपका पूरा कंसंट्रेशन लेक्चर को देखने के ऊपर होना चाहिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि रेगुलर बेसिस पर आती है, राइट? तो आपका रेगुलर बेसिस पर एक तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने में, मैं जो टास्क देता हूं वो करने में, मैं जो होमवर्क देता हूं वो करने में। इसके अलावा ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं लास्ट में, कि एक क्वेश्चन देता हूं आपको रेगुलरली। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका टाइम यहां पर बचता है, राइट? और दूसरी चीज, आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल अवेलेबल रहता है। अब देखो, आपको सुबह लेक्चर देखना होता है, रात में आपको सोने से पहले मैं लेक्चर्स के नोट्स आप तक प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप सोने से पहले लेक्चर्स के ये नोट्स पढ़ते हैं, तो आपका क्या हुआ, पहली बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। इसके अलावा मैं आपको हर संडे को एक कंपाइलेशन देता हूं, पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आती है, जितनी भी न्यूज कवर्ड रहती है, जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो, उसका एक सिंगल कंपाइलेशन आपको मिलता है, यानी कि एक ही पीडीएफ में पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपको दूसरी बार मैं पुश करता हूं कि रिवाइज करो, तो यह हो गया आपका दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें कि आप तीसरी बार जो है वो रिवीजन करते हैं, राइट? तो अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया, तो मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड मुझसे बेहतर आप खुद ही जानते हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में, राइट? इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस पेड पैकेज में, मैं आपको मंथ के एंड में मिनिमम 150 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस प्रोवाइड कराता हूं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूरे महीने तक, यानी कि ये क्वेश्चन उन टॉपिक से बनते हैं जो आपने पूरे महीने तक कवर किए हैं, पढ़े हैं, राइट? जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, राइट? तो इससे क्या होता है, आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, राइट? तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी और इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको इस पेड पैकेज में कराता हूं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको इस पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना है। एंड गाइज, आप पहले लेक्चर देखिएगा। अगर आप नए आए हैं तो पहले लेक्चर देख लीजिए। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। यहां पर बात हो रही है लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, सहभागी परियोजना है ये, और नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। काफी सारे हंड्रेड्स की मात्रा में मिनिएचर पेंटिंग्स इस प्रकार की जो हम लोग को देखने को मिलती है, मिनिएचर पेंटिंग, जो कि नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर है, उनको गूगल आर्ट्स एंड कल्चर में व्यू किया जा रहा है ऑनलाइन, जिसके चलते पूरे दुनिया भर में लोग बाग जो है वो इन पिक्चर्स वगैरह को देख सकें, राइट? तो ऑनलाइन ये पिक्चर्स जो है वो अवेलेबल की जा रही हैं। प्रोजेक्ट्स में जो टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जा रहा है वो मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है, AR ऑगमेंटेड रियलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, डिजिटाइजेशन, HD रोबोटिक कैमरास। तो इन सब के चलते जो है वो पिक्चर्स वगैरह को शोकेस किया जा रहा है, यानी कि ये मिनिएचर पेंटिंग्स वगैरह को। तो इसके बारे में बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर गूगल याद रखना थोड़ा सा, कभी कभी जो है वो ये वाली चीज आपसे पूछ ली जाती है कि किस पर्टिकुलर कंपनी ने या किसके प्लेटफॉर्म ने जो है वो इसको शुरू किया। तो गूगल ने जो है वो मिलकर
नेशनल म्यूजियम और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ इस प्रकार का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया, जिसका नाम है लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट। क्लियर है यहां तक बातें? तो सिर्फ इतनी सी चीज थी जिसको आपको जानना है। अब यहां पर गाइस बात हो रही है नाजका लाइंस के बारे में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नाजका लाइंस किस कंट्री में हम लोग को देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा पेरू, पेरू के अंदर है ये नाजका लाइंस। साउथ अमेरिका में ये कंट्री है पेरू, आप देख सकते हैं नाजका लाइंस यहां पर हम लोग को नजर आती है पेरू के अंदर, राइट। अब गाइस ये जो आप पूरी चित्र आप देख रहे हैं, देख सकते हैं आप, जैसे ये मंकी का चित्र, एक बंदर टाइप का चित्र हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये पूरी लाइन बनाकर ये बंदर का चित्र जो है वो तैयार किया गया है। अब ये लाइन कहां पर बनी है? जमीन पर बनाई गई है या पहाड़ों की स्लोप्स पर हम लोग को देखने को मिलती है। एंड गाइस ये फोटो में तो आपको छोटा सा दिख रहा है, बट बहुत हाइट से आप देखोगे तब जाकर ये पूरी पिक्चर आपको दिखाई देगी। यानी कि ड्रोन से अगर आप देखेंगे तब जाकर आपको पूरी पिक्चर दिखाई दे सकती है, या फिर आप जब हेलीकॉप्टर से ऊपर जाएंगे तब आप नीचे देखेंगे तो इस प्रकार की डिजाइन आपको दिखाई देगी। अब ये एक बहुत बड़ी रहस्यमयी चीज है। अब रहस्यमयी चीज क्यों मैं आपको बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो बनाई गई थी वो बताया जाता है कि 500 BCE से लेकर 500 CE के पीरियड में ये बनाई गई थी, तैयार की गई थी। अब उस समय ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि ऊपर से देख सकें कि मतलब किस प्रकार की इमेज बन रही है, ड्राइंग क्लियर बन रही है कि नहीं बन रही, डिजाइन क्लियर बन रही है कि नहीं बन रही, राइट। तो उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं टेक्नोलॉजी वगैरह, राइट। तो ये इसलिए रहस्यमयी कैटेगरी में भी आ जाता है, मिस्टीरियस कैटेगरी में भी आ जाती है ये नाजका लाइंस। और वैसे तो बहुत सारी हमारे पूरे दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि काफी रहस्यमयी हैं, राइट, जिसके बारे में अभी तक खोज चल रही है कि ये कैसे क्रिएट किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल इजिप्ट की अगर हम बात करें तो इजिप्ट में जो पिरामिड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, साइंटिस्ट रिसर्चर का कहना है कि उस रेगिस्तान में उस पिरामिड के इतने बड़े बड़े पत्थर जो है वो दूर दूर तक कहीं नहीं है, राइट। यानी कि उन पत्थरों को लाया गया था। अब कैसे लाया गया था वो भी एक वाली बात है। और इतने बड़े पिरामिड को कैसे तैयार किया गया, क्योंकि उस समय तो कोई मशीन वगैरह थी नहीं, जेसीबी मशीन वगैरह। हमारी कंट्री के अंदर भी, इंडिया में इतनी सारी चीजें ऐसी रहस्यमयी है कि मतलब अभी तक जो है वो उस पर रिसर्च चल रही है कि आखिरकार बनाया कैसे होगा, क्योंकि बड़े बड़े हम लोग को मंदिर हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी कंट्री में भी। तो उनमें से एक ये नाजका है, मिस्टीरियस चीजों में से एक, राइट। पेरू की फेमस नाजका लाइंस है। और अभी ये टॉपिक इसलिए न्यूज में क्योंकि जैसा ये बंदर की आप फोटो देख रहे हो, वैसे ही एक आराम करती हुई बिल्ली की, रेस्टिंग कैट की हम लोग को एक इसी प्रकार की डिजाइन जो है वो दिखाई दी, राइट। स्टीप हिल्स पर ये हम लोग को देखने को मिली, ये पहाड़ी की जो ढलान है उस पर ये बनाई गई थी। और स्पेसिफिकली नाजका लाइंस की बात करें गाइस तो ये एक ग्रुप है जहां पर बहुत बड़े आकार के हम लोग को जियोग्लिफ्स देखने को मिलते हैं। जियोग्लिफ्स का मतलब क्या है? बहुत बड़ी डिजाइन, जो मैंने भी आपको इस प्रकार से बताया। और कहा जाता है कि जनरली ये डिजाइन 4 मीटर से ज्यादा बड़ी हम लोग को देखने को मिलती है, और ये तो काफी बड़ी बड़ी डिजाइन है इस प्रकार की, राइट, जियोग्लिफ्स, राइट। और ये सॉइल, मिट्टी के ऊपर बनाई गई है नाजका डेजर्ट में, नाजका रेगिस्तान में। तो देखो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये नाजका रेगिस्तान कहां पर है? तो पेरू, आप थोड़ा सा लोकेशन आप याद रखना, ठीक है। तो ये वाली चीज है। और लोग बाग जो है वो डिप्रेशन करके इसको बनाते थे, यानी कि जमीन खोद कर उसमें गाड़ कर इस प्रकार की लाइन जो है वो क्रिएट करते थे। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा डेजर्ट फ्लोर पर ये बनाई जाती थी, इसमें पत्थर वगैरह रिमूव किया जाता था और इस प्रकार से अरेंज किया जाता था कि एक डिजाइन जो है वो बनकर तैयार हो। काफी सारे ऐसे फिगर्स हम लोग को एनिमल्स और प्लांट्स के यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसी प्रकार की डिजाइन वगैरह, राइट। इसमें इंक्लूडेड एक बहुत बड़ा जो बतख होता है उसको पेलिकन्स के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। पेलिकन एक बड़ा बतख है, राइट। और ये सबसे बड़ी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है कि इस प्रकार की डिजाइन है। 935 फीट की बड़ी डिजाइन हम लोग को नजर आ रही है, देखने को मिल रही है, राइट। इसके अलावा हम लोग बात करें एंडियन कॉन्डोर, तो ये एक प्रकार की चिड़िया हम लोग को देखने को मिलती है। 443 फीट की इसकी डिजाइन बनाई गई है। बंदर की अगर हम लोग बात करें तो 360 फीट की ये डिजाइन हम लोग को देखने को मिली। तो देखो इस मतलब फीट से ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी ये डिजाइन होगी वहां पर, राइट। आगे की बात करें, इसके अलावा हमिंग बर्ड्स भी यहाँ पर हैं, उनकी डिजाइन, कुछ मकड़ियों वगैरह की डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलती है, राइट। इसके अलावा ज्योमेट्रिक शेप्स भी हैं यहाँ पर, ट्राइंगल के, ट्रेपिजॉइड के, स्पाइरल्स के, और भी काफी सारी डिजाइन जो कि एस्ट्रोनॉमिकल फंक्शन से एसोसिएटेड हम लोग को देखने को मिलती हैं। और इन लाइन को 1994 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो ये वाली चीज भी आप लोग थोड़ी सी याद रखना कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर भी हम लोग को नाजका लाइंस देखने को मिलती है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड चीजें तो ऑब्वियसली यूपीएससी अक्सर पूछती है, और ये थोड़ी मिस्टीरियस भी है, और अभी न्यूज में भी आया है ये, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना। स्टेट सिविल सर्विसेज में भी डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ये नाजका डेजर्ट भी जरूर ध्यान रखना कि ये पेरू में हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक बातें? तो पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब गाइस इस न्यूज की बात करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन दिया है सेक्सुअल असॉल्ट के मामलों में। यहां पर कहा है कि सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस के अंदर अगर एकमात्र भी या पुख्ता सबूत, एकमात्र यानी कि अगर सिंगल ही अगर पुख्ता सबूत अगर मिल जाता है जो कि यह साबित कर सके कि सामने वाला जो आरोपी है वो दोषी है,
तो वो एक सिंगल सबूत भी जो होगा वो पर्याप्त होगा, इनफ होगा सामने वाले को दोषी करार करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये है तो बहुत ही छोटी सी डिक्लेरेशन, बट इसको आप मेंस में बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर अब सेक्सुअल असॉल्ट के मामले जो हैं उनको स्ट्रिक्टली जो है वो देखा जा रहा है, राइट, वो उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार से, क्योंकि देखो वुमेन के अगेंस्ट जो केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो मेंस के अंदर, राइट। तो आपके लिए एक स्टेटमेंट आ गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को जो है वो डिक्लेयर किया है कि अगर सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ अगर एक भी पुख्ता सबूत अगर मिलता है, सिर्फ एक सबूत मिलना चाहिए और वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए, तो भी वो एक सबूत पर्याप्त होगा, इनफ होगा सामने वाले को दोषी करार करने के लिए, गिल्टी जो है वो साबित करने के लिए, राइट। तो ये बढ़िया चीज है, ये हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये जो पूरा जजमेंट जो सामने आया था वो एक छोटी सी 13 साल की बच्ची है तमिलनाडु की, उसके अगेंस्ट हम लोग को सेक्सुअल असॉल्ट देखने को मिला था, और पॉस्को का ये पूरा मामला था, एक घटिया आदमी जो था वो इसके पीछे था, राइट। तो इसी को लेकर ये डिक्लेरेशन सामने आया। आपको ये वाली चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो टॉपिक्स होते हैं वो प्रीलिम्स के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, मेंस पर्सपेक्टिव के लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। और गाइस यहां पर बात हो रही है G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के बारे में, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सऊदी अरेबिया होस्ट कर रहा है पहली मिनिस्टेरियल मीटिंग G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की, और ये वर्चुअली हम लोग को देखने को मिल रही है। और एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बात करें तो G20 ग्रुप ऑफ 20 नेशंस के लीडर्स के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था 2010 में टोरंटो समिट के दौरान। इसका काम होता है कि G20 एंटी करप्शन एक्शन प्लान जो है उसको इंप्लीमेंट करना और उसको अपडेट करते रहना। हालांकि इसके नाम से ही आप लोग को क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड करप्शन के मामले जो है उनको देखती है, ये ऑब्जर्व करती है कि किस किस कंट्री में कितना करप्शन है, और ये अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भी रिलीज करती है। और ये इसकी रिपोर्ट जो ये प्रस्तुत करती है G20 लीडर्स को, और जो भी ये कार्य करती है तो उसके बारे में पूरी जानकारी G20 लीडर्स को ये देती है G20 मीटिंग्स के दौरान, राइट। इसके अलावा ये सपोर्ट करती है काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसमें से OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलती है, यूनाइटेड नेशंस हम लोग को देखने को मिलती है, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन सब बॉडी को भी ये सपोर्ट करती है। सपोर्ट एज इन कैसे सपोर्ट करती है, ये अपनी करप्शन की रिपोर्ट जो है वो इन बॉडीज तक जो है वो पहुंचाती है, कि ये बॉडी जो है फिर वो देखती है कि किन किन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर करप्शन के इश्यूज हैं। देखो जैसे कि वर्ल्ड बैंक है और या फिर IMF की अगर हम लोग बात करें, तो वर्ल्ड बैंक और IMF उन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर लोन्स ऑफर नहीं करती है, सपोर्ट नहीं करती जिन कंट्रीज में करप्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट से ये फाइंड आउट कर लेती है कि यार ये कंट्री, आप नॉर्मल लॉजिक लगाओ, आप किसी कंट्री के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है, राइट, और इसने एंटी करप्शन जो ये वर्किंग ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसने अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक और IMF को दे दी, ठीक है। रिपोर्ट में इसने मेंशन कर दिया कि ये फलाना कंट्री जो है यहां पर बहुत ज्यादा इस कंट्री के अंदर करप्शन के केसेस हैं। अब क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड बैंक ऐसी कंट्री को लोन देगी या IMF ऐसी कंट्री को सपोर्ट करेगी? नहीं ना, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक को पता है कि ये इनको लोन देंगे और इनका जो लोन का दिया हुआ जो पैसा है किसी प्रोजेक्ट के लिए वो करप्शन के तौर पर मिनिस्टर्स के या ब्यूरोक्रेट्स की जेब में चला जाएगा, राइट। तो इसीलिए फिर ऐसी कंट्रीज को लोन्स वगैरह ऑफर नहीं किया जाता, ऐसी कंट्रीज को सपोर्ट नहीं किया जाता जो कंट्रीज के अंदर करप्शन के केसेस हम लोग को ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। तो इंटरनेशनल लेवल पर ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, मतलब क्योंकि एक कंट्री की जो इमेज है वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर बेस जो है वो क्रिएट होती है, राइट। तो इसलिए तो हमारी कंट्री के अंदर भी हम लोग मेनली फोकस करते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो केसेस जो है वो मिनिमाइज हो, ज्यादा से ज्यादा केसेस ना हम लोग को देखने को मिले, बिल्कुल मिनिमल केसेस देखने को मिले। तो उस पर हम लोग लगातार कार्य करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि ये सब जो केसेस होते हैं ना, जैसे चाहे वो क्राइम के केसेस हो या इस प्रकार के केसेस हो, तो ये सब जो केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इन केसेस के ऊपर बेस्ड एक कंट्री की इमेज जो है वो डेवलप होती है इंटरनेशनल लेवल पर, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को इस तरीके से भी इन सब चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल मीटिंग ही हम लोग को देखने को मिल रही है और ये ग्रुप जो है वो G20 का हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसके बारे में इस प्रकार से भी आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो चलनी चाहिए, जैसा मैंने भी आपको बताया। एंड गाइस G20 और G20 प्लस के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, G20 प्लस को भी देखिएगा, ये दोनों चीज मैंने आपको बताई हुई है 13 सितंबर 2020 के लेक्चर में। तो आप 13 सितंबर 2020 के लेक्चर में जाइए और यहां पर आपको पूरी चीज, यानी कि लेक्चर के आप डिस्क्रिप्शन पर देखेंगे तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा, और इस इंडेक्स में ये वाला जो टॉपिक मिल जाएगा आपको G20 और G20 प्लस का, तो उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और उस टॉपिक को देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड तो UPSC में भी अभी क्वेश्चन पूछा गया था G20 से रिलेटेड, राइट, और वेरियस स्टेट सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं। तो 13 सितंबर के लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है वहां पर लिखिएगा 13 सितंबर 2020
उसके आगे मेरा नाम लिख देना, स्पेलिंग करेक्ट लिखना, कमलाक्ष मेरा नाम है, तो उसके आगे आप नाम लिख देंगे। तो जो भी सर्च लिस्ट में सबसे पहला वीडियो आएगा ये अपना ही वीडियो होगा, और इस वीडियो पे आप जाइएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देख लीजिएगा तो पूरा इंडेक्स आपको मिल जाएगा। तो G20 और G20 प्लस के बारे में पढ़ लीजिएगा। अब श्रीलंकन पार्लियामेंट ने 20th अमेंडमेंट पास कर दिया है, तो इसके बारे में हम लोग को ऑलरेडी पता ही था, कुछ समय पहले हमने डिस्कस भी किया था 20th अमेंडमेंट के बारे में। तो हाइलाइट्स देख लेने 20th अमेंडमेंट की। तो सिंपल सी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जो है उनको बहुत ज्यादा पावर दी जा रही है इस 20th अमेंडमेंट के तहत। और ये अमेंडमेंट जो है गाइस, ये श्रीलंका का 19th अमेंडमेंट जो है, जो कि 2015 में आया था, तो उसको खत्म कर रहा है। क्योंकि 19th अमेंडमेंट के अंदर जो प्रेसिडेंशियल की जो पावर थी, यानी कि प्रेसिडेंट की जो पावर जो थी, उसको थोड़ा सा कम किया गया था और पार्लियामेंट की पावर को स्ट्रेंथन कर दिया था, बढ़ा दिया था। बट अब जो नया ये जो 20th अमेंडमेंट के तहत श्रीलंका में हम लोग को नया कानून जो देखने को मिल रहा है, इस कानून ने प्राइम मिनिस्टर के रोल को सेरिमोनियल बना दिया है, यानी कि सिर्फ उसको नॉमिनल रोल जो है उसका बना दिया है प्राइम मिनिस्टर का श्रीलंका के अंदर। और अब जो है वो प्रेसिडेंट की पावर वहां पर बढ़ाई गई है इस 20th अमेंडमेंट के थ्रू। और इसके बारे में डिटेल में मैंने आप लोग को 25 अगस्त 2020 के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। आप चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं वहां पर जाकर 25 अगस्त 2020 के लेक्चर में, या फिर बाद में कीजिएगा। अभी के लिए टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में बैठने से पहले आप फिर से रिवाइज करेंगे ही पूरे साल का, तो उसमें आप कर लीजिएगा। बाकी अभी तुरंत जाकर देखने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक को, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो देखने की जो जरूरत होती है वो मैं आपको ऑलरेडी बताता हूं, जैसे कि ये स्टार टॉपिक्स होते हैं जो मैंने भी आपको बताया था, ये G20 वाले। तो ये जैसे ही मैं बोलता हूं इसको जाकर देखो, तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ लिया वो भी एक बार जाकर रिवाइज कर लिया करो। क्योंकि इस प्रकार से मैं आपको बताता रहता हूं समय समय पर कि ये कौन सा टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। होते तो सभी, आपको पढ़ के तो सभी आना है, जो मैं आपको कवर करा रहा हूं, एक नजर तो सभी में मारनी है। बट जिसको मैं अगर एक बार बोल देता हूं कि यार इसको अभी जाकर देख लो, या फिर लेक्चर फिनिश करने के बाद डेफिनेटली देख लेना, तो देख ही लेना। इस चीज को जो है वो अवॉइड या इग्नोर मत करना, ठीक है। अब इस न्यूज की बात करें तो बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले लिया है। तो ये है क्या जनरल कंसेंट और केस स्पेसिफिक कंसेंट, इस पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बट इसका मतलब क्या हुआ कि महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले लिया है। तो इसका मतलब यह है कि अब से सीबीआई महाराष्ट्र के अंदर जाकर किसी भी केस, कोई भी पर्टिकुलर केस हो महाराष्ट्र के अंदर, उस केस पर सीबीआई अब जाकर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर सकती है बिना महाराष्ट्र सरकार की परमिशन के, बिना उनकी सहमति के, राइट। तो ये वाली चीज है जनरल कंसेंट को वापस लेने का मतलब, राइट, कि कोई भी केस जो है वो सीबीआई वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस हो या उनके अगेंस्ट करप्शन का केस हो, कुछ नहीं कर सकती वो, राइट। अगर उसको करना है तो पहले महाराष्ट्र सरकार की परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ये कंडक्ट कर सकती है। और इसके बारे में बकायदा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर मेंशन्ड है, और ये कानून जो है इसी के तहत सीबीआई ऑपरेट करती है। सीबीआई इसी कानून के तहत हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो इसमें बकायदा मैंडेटरी है कि जो सीबीआई है उसको स्टेट गवर्नमेंट की सहमति की आवश्यकता होगी, कंसेंट की आवश्यकता होगी, तभी जाकर सीबीआई उस स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है। तो ये वाली चीज भी इस कानून के अंदर बकायदा मेंशन्ड है। दो प्रकार के कंसेंट होते हैं, केस स्पेसिफिक और जनरल कंसेंट। केस स्पेसिफिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर सीबीआई को एक पर्टिकुलर केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी है किसी स्टेट के अंदर जाकर, राइट, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा सीबीआई नॉर्मल तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है कि सीबीआई का जो क्षेत्र अधिकार जो होता है, यानी कि अधिकार क्षेत्र, ज्यूरिसडिक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर होता है। क्योंकि आपको नाम से ही ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए। तो सीबीआई के ऊपर सिर्फ और सिर्फ, यानी कि सीबीआई का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉइज के ऊपर ही होता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के ऊपर नहीं होता। बट सीबीआई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है, या फिर कोई अगर कोई गंभीर आरोप होता है तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है एक स्टेट में जाकर। बट इन्वेस्टिगेशन करने से पहले उसको केस स्पेसिफिक कंसेंट की आवश्यकता होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर केस के बारे में बताएगी कि ये फलाना केस है और इस केस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, और अगर राज्य सरकार अप्रूव करती है सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो सीबीआई जो है वो उस केस पर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है राज्यों के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा जनरल कंसेंट की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली जनरल कंसेंट दिया जाता है सीबीआई को स्टेट के द्वारा, जैसे कि महाराष्ट्र ने दिया हुआ था, अभी वापस ले लिया है। जनरल कंसेंट का मतलब होता है कि उस महाराष्ट्र के अंदर, जैसे कि महाराष्ट्र केस की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट को महाराष्ट्र मान लेते हैं, वैसे ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के अंदर अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी है तो सीबीआई को उस स्टेट की परमिशन लेनी होती है, राइट, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए। और अगर किसी स्टेट ने सीबीआई को जनरल कंसेंट दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ
कि सीबीआई उस स्टेट के अंदर जाकर करप्शन के जो मामले हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो उस पर ये बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के वो जाकर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती। कब कर सकती? जब उस स्टेट ने उसको जनरल कंसेंट दिया हो, राइट। बट अगर जनरल कंसेंट नहीं दिया है, जैसे कि अभी महाराष्ट्र ने वापस ले लिया, तो इसका मतलब है कि अगर करप्शन के भी मामले के ऊपर उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है, सीबीआई को महाराष्ट्र के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के अगेंस्ट जो करप्शन के मामले हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो भी उसको महाराष्ट्र सरकार से परमिशन लेनी होगी, तभी जाकर वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर पाएगी। तो ये वाली चीज होती है, दो याद रखना बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, केस स्पेसिफिक और जनरल कंसेंट। तो ये दो प्रकार के कंसेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और विड्रॉल का मतलब हम लोग को क्या देखने को मिलता है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे ही सीबीआई के ऑफिसर एंटर करेंगे उस राज्य के अंदर, सीबीआई की या फिर पुलिस की उनके पास जो पावर्स होती है वो पूरी की पूरी एंड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। यानी कि कोई एक सीबीआई के ऑफिशियल है वो अब जैसे महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें कि महाराष्ट्र ने ये विड्रॉ कर दिया, तो कोई भी सीबीआई ऑफिशियल महाराष्ट्र की टेरिटरी में एंटर होंगे तो वो एक ऑफिसर की तरह वहां पर ऑपरेट नहीं कर सकते, तो पूरी पावर जो होती है उनकी हट जाती है। तो ये वाली चीज है, और ये तब तक के लिए हटती है जब तक राज्य सरकार उनको अलाउ ना करे या फिर उनकी सहमति ना हो, कंसेंट ना हो, राइट। और अब महाराष्ट्र के विड्रॉल की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अब हर एक केस की इन्वेस्टिगेशन करने से पहले सीबीआई को महाराष्ट्र सरकार से जो है वो परमिशन लेनी होगी, उनकी सहमति लेनी होगी, तभी जाकर वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है। नॉट इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के ऊपर जो करप्शन का केसेस होता है ना, तो उस पर भी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, उस पर भी करनी है तो भी पहले उसको परमिशन लेनी होगी। सिंपल सी चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और किस प्रोविजन के तहत ये विड्रॉल हुआ है, राइट, यानी कि ये जनरल कंसेंट का जो विड्रॉल हुआ है, तो ये सेक्शन 6 दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 इसके तहत विड्रॉल हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर सकती है। और ये विड्रॉ का मतलब क्या होता है कि सीबीआई के पास किसी भी केसेस की इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं होती क्या? ऐसा नहीं है। अगर कोई केस पुराना हो, यानी कि जैसे आज की डेट में महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले लिया, बट अगर केस एक दिन पहले का है, यानी कि एक दिन पहले सीबीआई को उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन मिल गई है एक दिन पहले, राइट, पास्ट डे में, तो भी सीबीआई उस केस की इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है। यानी कि पास्ट प्रीवियस केसेस जो होते हैं ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि महाराष्ट्र के अंदर ये केस पर सीबीआई ऑपरेट कर रही है, काम कर रही है, बट इस केस का कोई आरोपी जो है वो दूसरी स्टेट में जाकर छुप गया है, तो सीबीआई वाले दूसरी स्टेट में जाकर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं, राइट, इस पर्टिकुलर केस के आधार पर। ऐसा नहीं है कि सीबीआई को जो है वो पावर्स नहीं मिलेंगी, दूसरी स्टेट के अंदर जाकर फिर से उसको परमिशन लेनी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस राज्य के अंदर वो केस चल रहा है और उस केस से रिलेटेड अगर कोई मतलब आरोपी अगर फरार हो गया या उसका कोई लिंक दूसरी स्टेट के साथ है, तो सीबीआई को पर्टिकुलरली दूसरी स्टेट पर जाकर परमिशन लेनी नहीं होगी। सीबीआई डायरेक्टली उस स्टेट में जाकर ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती, क्योंकि इस स्टेट के अंदर जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो इन्वेस्टिगेशन या वो केस जो है वो यहां पर रजिस्टर्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है। समझ पा रहे हो वाली बात को? तो जो भी पर्टिकुलर लोग इन्वॉल्व होते हैं ऐसे केसेस पर और वो दूसरी स्टेट में जाकर जो है वो छुप वगैरह जाते हैं, तो उस समय सीबीआई का जो अधिकार क्षेत्र जो होता है, ज्यूरिस्डिक्शन जो होता है, वो दूसरी स्टेट्स में भी एक्सटेंड हो जाता है, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बट एक बार जनरल कंसेंट गया तो उसके बाद नए केसेस जो आएंगे जो भी किसी भी प्रकार के, तो उस पर सीबीआई को बार बार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की आवश्यकता होगी। तो ये था पूरा ओवरऑल चीज जिसकी एक आपको अच्छी क्लियरिटी होनी चाहिए, कंसेंट से रिलेटेड, सहमति से रिलेटेड सीबीआई की। और मैंने आज लास्ट में सीबीआई का होमवर्क नहीं दिया आपको पढ़ने के लिए, आप अभी लिख लो, लास्ट में आप खुद से लिख लेना कि सीबीआई जीएस पेपर 2 लक्ष्मीकांत के अंदर आपको मिल जाएगा। ये भी आपका होमवर्क है, आज आपको इसको कवर करना है सीबीआई को, ठीक है। पूरा पढ़िएगा सीबीआई के बारे में, लक्ष्मीकांत के अंदर जो दिया हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बताया जा रहा है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भारी मात्रा में डिमांड कर रही हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उआपा 1967 का जो कानून है, तो उसको जो है वो निरस्त कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए इस कानून को, राइट। तो इस कानून के बारे में 19 सितंबर 2020 के लेक्चर में मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया हुआ है। इस कानून के बारे में पूरी डिटेल में चीजें उआपा के बारे में आप जाकर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार न्यूज में आ रहा है उआपा, राइट। तो उस पर जरूर आप जाकर देख लेना, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, एक मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिल रही है जियो टैगिंग के लिए, जो कि लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, राइट। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग को जो देखने को मिलते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उन प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, उन प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के पर्पस के लिए ये जियो टैगिंग एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया गया है,
राइट, कि वो एक्चुअल जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के, तो वो प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से मतलब आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना हुआ है, तो ये पूरी चीज को ट्रैक करने के पर्पस के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लाई गई है जियो टैगिंग की, राइट। और मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो इमेजेस वगैरह कैप्चर करेगी, प्रोजेक्ट्स वगैरह की रियल टाइम इमेजेस वगैरह, और उसके थ्रू पता लगेगा कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट की प्रगति हो रही है, राइट। और कैप्चर्ड इंफॉर्मेशन जो होगी गाइस वो सबमिट की जाएगी यूजर के द्वारा जियो टैगिंग पर्पस के लिए जीआईएस पोर्टल में, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल के अंदर, और इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड से ऑपरेट किया जा सकता है। जियो टैगिंग की अगर स्पेसिफिकली हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन डेटा ऐड किया जाता है, जैसे कि एक लोकेशन की पिक्चर हो गई, राइट। तो ऐसी जो एक पर्टिकुलर लोकेशन की जो डिटेलिंग होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो जब इस चीज को ऐड किया जाता है उसको अपन जियो टैगिंग कहते हैं। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन की इंफॉर्मेशन को कहीं पर ऐड करना, स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड जियो टैगिंग, ठीक है। और ये वेरियस मोड्स के थ्रू होता है, जैसे कि वेबसाइट हो गया, एसएमएस मैसेजेस हो गए, क्यूआर कोड्स हो गए, राइट। और डेटा जो होता है वो उसमें लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड हम लोग को यूजुअली देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है तो उसमें तो पहले लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड ही हम लोग को इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है ना, कि उसी से ही पता लगता है कि उस वो जो एरिया है उसकी लोकेशन एग्जैक्टली क्या है। तो एग्जैक्ट लोकेशन किसके थ्रू पता लगती है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के थ्रू, राइट। तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा एल्टीट्यूड, हाइट वगैरह, राइट, और एक्यूरेसी डेटा, इमेजेस वगैरह, ये सब चीजें, तो वो पूरी चीज जो है वो एक ज्योग्राफिकल एरिया है उसकी अगर इंफॉर्मेशन को कहीं पर स्टोर करके रखना है तो इस तरीके से स्टोर किया जाता है, और जिसको हम लोग पूरी प्रोसेस को बोलते हैं जियो टैगिंग, राइट। और जीआईएस जो है वो एक फ्रेमवर्क हम लोग को देखने को मिलता है जिसके तहत गैदरिंग, मैनेजिंग, एनालाइजिंग ज्योग्राफिकल रिलेटेड डेटा की होती है, राइट। यानी कि जो भी डेटा जियो टैगिंग के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की गई है तो उसकी एनालिसिस के लिए जीआईएस हम लोग को देखने को मिलता है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नाम से ही समझ में आ रहा है कृषि सिंचाई, यानी कि इरिगेशन को प्रमोट करने से रिलेटेड ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2015 में लॉन्च की गई थी। इसका मोटो है हर खेत को पानी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कल्टीवेटेड एरियाज, यानी कि जिन एरियाज पर खेती होती है उन एरियाज को बढ़ाना, एक्सपेंड करना, अश्योर करना वहां पर इरिगेशन हो, राइट, यानी कि सिंचाई वहां पर मौजूद हो, वहां पर वाटर जो है उसका वेस्टेज ना हो, इस चीज को सुनिश्चित करना, और वहां पर पानी जो है वो एफिशिएंट तरीके से उपयोग में लिया जाए, तो इस चीज पर फोकस करना। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि प्रोटेक्टिव इरिगेशन को क्रिएट करना, कैसे कि हम लोग रेन वाटर जो है उनका उपयोग कर सकें, राइट। तो माइक्रो लेवल पर इस चीज को, रेन वाटर का उपयोग बेटर तरीके से किया जा सके, तो इस चीज के चलते प्रोटेक्टिव इरिगेशन जो है उसको क्रिएट करना। साथ ही साथ एक्यूफायर जो है उसके रिचार्ज को बढ़ावा देना, यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज की यहां पर बात हो रही है कुल मिलाकर, कि ग्राउंड वाटर जो है वो मतलब बढ़े, मतलब वेरियस ऐसे मेजर्स लाए जाए, जैसे कि ये ऊपर वाला जो पॉइंट था रेन वाटर हार्नेसिंग का, राइट। तो इसके चलते भी हम लोग को देखने को मिलता है कि रेन वाटर का उपयोग करके हम लोग ग्राउंड वाटर्स की रिफिल कर सकते हैं। हालांकि एक्यूफायर्स और ग्राउंड वाटर में डिफरेंस होता है। ग्राउंड वाटर नीचे हम लोग को देखने को मिलता है, एक्यूफायर जो है वो बेसिकली एक लेयर हम लोग को ग्राउंड वाटर की तहत देखने को मिलती है, छोटी सी पतली सी लेयर, और इस लेयर के तहत जो है वो पानी बाहर की तरफ जो है वो आता है। और कई बार आपने इस प्रकार के फुवारे, शॉर्स वगैरह देखे होंगे, राइट, तो उसको एक्यूफायर्स वगैरह हम लोग बोलते हैं, राइट। तो नीचे से प्रेशर क्रिएट होता है और फिर वो ऊपर जो है वो इस प्रकार के पानी आते हैं। बट यहाँ पर ग्राउंड वाटर ही लिखना जो है वो सही रहेगा वैसे तो, कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है उसको बढ़ावा देना। तो इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को ये भी देखने को मिलता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब इस न्यूज में बताया जा रहा है कि इंडिया को इनवाइट किया है ब्लू डॉट नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए। एक ग्रुप है यूएस सेनेटर्स का, इन्होंने इंडिया से कहा है कि इंडिया ब्लू डॉट नेटवर्क को ज्वाइन करे। अब बात करते हैं ब्लू डॉट नेटवर्क की। ब्लू डॉट नेटवर्क आखिरकार है क्या? तो 2019 में इसको अनाउंस किया गया था इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम में, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हम लोग को देखने को मिला था। ये ग्रुप यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि इसका संचालन जो किया जाता है वो ये 3 कंट्रीज करती हैं, और मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है ये। और आप कह सकते हो कि एक प्रकार का फोरम है जहां पर सरकार जो है वो एक साथ आती है, और प्राइवेट सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, वेरियस कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, सिविल सोसाइटीज देखने को मिलेंगी। और ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं हाई क्वालिटी ट्रस्टेड स्टैंडर्ड्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, राइट। यानी कि पूरे दुनिया भर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है उसको सर्टिफाई किया जाता है ब्लू डॉट नेटवर्क के द्वारा, राइट। और ये पूरे दुनिया भर में जो है वो काम करते हैं, कार्य इसका पूरे दुनिया भर में होता है, बट स्पेसिफिकली इनका मेन फोकस जो होता है वो इंडो पैसिफिक रीजन पर होता है। और रोड, स्पोर्ट्स और ब्रिज
जो होते हैं तो उनको सर्टिफाई करना, उनको इवैल्यूएट करना, इसका कार्य होता है, हम लोग को देखने को मिलता है। मोटे मोटे तौर पर मैं आपको समझाऊं कि एग्जैक्टली ब्लू डॉट नेटवर्क का काम क्या होता है। जैसे कि कहीं पर एक ब्रिज बन रहा है, ठीक है, अब ये ब्रिज जो है वो कितना सही है, कितना स्ट्रांग है, ये ब्रिज जो बना है वो प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बना है कि नहीं बना है, तो उसका पूरा इवैल्यूएशन कि कहीं ये ब्रिज जो है उसमें कोई कमी तो नहीं है जिसके कारण से एक हादसा हो सकता है, राइट। तो ये पूरी चीज को देखने के बाद इस ब्रिज को सर्टिफाई करने वाली जो बॉडी होती है वो ब्लू डॉट हम लोग को देखने को मिलती है, ब्लू डॉट नेटवर्क। और ब्लू डॉट का जो सर्टिफिकेशन है वो पूरे दुनिया भर में, इसकी सील जो है यानी कि इसकी सर्टिफाइड सील, तो वो पूरे दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड है, राइट, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। यानी कि जिस भी प्रोजेक्ट पर इसकी सील लग जाती है इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो सबसे बेस्ट है, उस प्रोजेक्ट्स में किसी भी प्रकार की कमी नहीं, कोई लूप होल नहीं है, ये राइट। यानी कि वो जब उस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन हो गया, जब वो प्रोजेक्ट फिनिश हो गया है तो उसके बाद वहां पर कोई भी बड़ा हादसा जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ब्लू डॉट ने पूरी चीज इवैल्यूएट करी है, सुनिश्चित करी है और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है। तो इसको ब्लू डॉट सर्टिफिकेशन हम लोग बोलते हैं, जो कि ब्लू डॉट नेटवर्क के द्वारा सर्टिफाई किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, राइट, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रोजेक्ट को कोई लोन नहीं देती, कोई फंडिंग नहीं देती, सिर्फ ये प्रोजेक्ट को सर्टिफाई करती है उसका इवैल्यूएशन करने के बाद, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए बस। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड्स। एक नया ग्लैंड जो है, ग्रंथि जो है, सेट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, तो ये अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई है नीदरलैंड्स के साइंटिस्ट के द्वारा, और ये हमारा जो गला है उसके ऊपर वाले पार्ट पे, थ्रोट के ऊपर वाले पार्ट पर ये मौजूद है, राइट। इस क्षेत्र पर ये आपको यहां पर दिखाई देगी, ये है ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, राइट। और ये ग्लैंड की जो लेंथ है ये अबाउट ऑन एन एवरेज 1.5 इंचेस की है, यानी कि 3.9 सेंटीमीटर के अराउंड। और ये टॉरस ट्यूबेरियस नाम का एक कार्टिलेज है, उसके ऊपर ये लोकेटेड है। तो ये वाली चीज भी याद रखना, टॉरस ट्यूबेरियस, ये गले में अपर साइड में हम लोग को देखने को मिलता है ये कार्टिलेज, राइट। और ये ग्लैंड जो है गाइस, ये बताया जाता है कि जो अपर जो थ्रोट है, हमारे गले का जो ऊपर वाला क्षेत्र, ऊपर वाला रीजन, इसको गीला रखने में जो है, ये लुब्रिकेट रखने में ये मदद करता है, राइट। और ये नाक के पीछे और माउथ के पीछे हम लोग को देखने को मिलता है। ये देखो, ये नाक है, नाक के पीछे साइड है ये, और ये मुंह, मुंह के पीछे साइड हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो नाक और मुंह के पीछे है ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और साथ ही साथ ये डिस्कवरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि माउथ कैंसर्स वगैरह वाली जो चीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके लिए ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अभी तक 3 बड़े सलाइवरी ग्लैंड्स हम लोग को ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं। एक जो है वो जीभ के नीचे है, एक जॉ के नीचे है, एक हम लोग को जबड़े के पीछे हम लोग को नजर आता है, और एक चीक्स यानी कि हमारे गाल के पीछे है, राइट। तो ये ऐसे 3 अभी तक बड़े सलाइवरी ग्लैंड्स हम लोग को ह्यूमंस में देखने को मिले थे, और एक ये हम लोग को नया ग्लैंड ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसकी डिस्कवरी हुई। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नाग की यहां पर बात हो रही, कितना ब्यूटीफुल मिसाइल है ये, देखो आप, बेहतरीन लग रही है, दिखने में ही मजा आ रहा है इस मिसाइल को देखकर ही, मतलब बहुत सही लग रही है। डीआरडीओ ने रिसेंटली जो फाइनल जो यूजर ट्रायल है इसका 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का, वो कंडक्ट किया है। पोखरान फायरिंग रेंज में ये कंडक्ट किया गया है। इस मिसाइल को हम लोगों ने खुद ने इंडिया के अंदर बनाया है, डीआरडीओ ने इस मिसाइल को तैयार किया है, बनाया है। और ये मिसाइल हवा से भी लॉन्च की जा सकती है और लैंड जमीन से भी लॉन्च की जा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 4 से 7 किलोमीटर के आसपास है। और ये मिसाइल के अंदर हम लोगों ने, इंडिया ने ही एक इंफ्रारेड सीकर को डेवलप किया था और एवियोनिक्स को डेवलप किया था, और वो उससे ही जो है ये मिसाइल जो है वो फिट की जाती है, यानी कि उसी के ऊपर ये मिसाइल फिट होती है, राइट। किसके ऊपर? इंफ्रारेड सीकर और एवियोनिक्स के ऊपर। एवियोनिक्स यानी कि नेविगेट करने की एक हम लोग को डिवाइस देखने को मिलती है एवियोनिक्स, और इंफ्रारेड सीकर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ये डिवाइस के तहत मतलब जो टारगेट है उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, वो उसको पता नहीं लगता। जैसे कई बार कुछ टारगेट्स वगैरह होते हैं, कुछ डिवाइस वगैरह होती है, जैसे कि हम लोग को कोई मतलब कोई सिस्टम को उड़ाना है सामने वाले, या फिर किसी टैंक को उड़ाना है, क्योंकि ये एंटी टैंक हम लोग को मिसाइल देखने को मिल रही है। तो कोई टैंकर वगैरह है, राइट, किसी एनिमी कंट्री का, हमें उसको उड़ाना है, ठीक है, उसको ब्लास्ट करना है। तो कुछ कुछ टैंकर्स ऐसे होते हैं कि जैसे मतलब कोई भी टारगेट उसके ऊपर सेट किया किसी ने, तो उस टैंकर को पता लग जाता है कि कुछ टारगेट जो है वो आया है, यानी कि इसके ऊपर अब अटैक होने वाला है। तो ये टैंकर जो है वो अपने आप को बचाने के लिए वेरियस एक्टिविटी कंडक्ट करता है, राइट। तो काफी सारी आजकल एडवांस डिवाइस हो गई है, तो कोई भी डिवाइस के ऊपर जैसे ही कोई टारगेट कोई सेट करेगा तो उसको पता लग जाता है। ये इसमें एक बहुत ही बेहतरीन खासियत है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ ही चुनिंदा कंट्रीज के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम लोग जो है किसी टारगेट को जब सेट करेंगे इस मिसाइल
को लॉन्च करने के लिए, तो वो जो टारगेट जो होगा उसको पता नहीं लगेगा कि उसको जो है वो सेट, यानी कि उसको टारगेट किया जा रहा है, राइट, यानी कि उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो ये एक बेहतरीन कैपेबिलिटी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, उसी के ऊपर फिट करके ये मिसाइल लॉन्च की जाती है, ठीक है, इंफ्रारेड सीकर के ऊपर। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। अब इस न्यूज में हम लोग बात करेंगे, पहले देख लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस टॉपिक को इकोनॉमिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सिंपल सी चीज आपको ये याद रखनी है कि एक इंडिविजुअल जो कि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए उनको कितना खर्चा करना पड़ता है, तो उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। तो ये एक मार्केट बास्केट होता है जिसमें गुड्स और सर्विसेज होती हैं जो कि टिपिकली कंज्यूमर जो है वो खरीदते हैं, जिसमें मेजर कैटेगरी में हाउसिंग हो गई, जैसे कि बेसिक नीड, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, कपड़े और मेडिकल केयर, हाउस होल्ड फर्निशिंग। तो ये कुछ ऐसी चुनिंदा चीजें जिन चीजों को कंज्यूमर जो है वो टिपिकली परचेज करते हैं, खरीदते हैं, राइट। तो उनको यहां पर रखा जाता है और उसकी वैल्यू वगैरह देखते हुए ये चीज फाइंड आउट की जाती है कि कंज्यूमर जो है वो उनको ये सब चीजों को परचेज करने के लिए कितना स्पेंड करना पड़ रहा है। और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये इन्फ्लेशन का पता लगाने के लिए काफी हेल्पफुल होती है, यानी कि महंगाई का पता लगाने के लिए काफी हेल्पफुल होती है। तो इसके थ्रू जो है वो महंगाई को, इन्फ्लेशन को जो है वो पता लगाया जाता है। यानी कि आज की रेट में अगर एक प्रोडक्ट जो है एक कंज्यूमर इतने फलाना रुपए में खरीद रहे हैं या उस प्रोडक्ट के लिए इतना स्पेंड कर रहे हैं, तो आने वाले समय में वो सेम प्रोडक्ट के लिए वो कितना स्पेंड कर रहे हैं। तो इसका जो बीच का जो डिफरेंस होता है, जैसे कि अगर ये बढ़ गया तो ऑब्वियस ही बात है कि इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हम लोग को देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको क्या बोला, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, इस प्रकार की जो चीज होती है उसको फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा मदद करती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट। और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने बेस ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स का ये 2001 से बढ़ाकर 2016 कर दिया। यानी कि आज की रेट में जो भी कंज्यूमर चीजों को परचेज कर रहे हैं उसको कैलकुलेट किससे किया जाएगा, 2016 के मतलब जो कैलकुलेशंस है उससे किया जाएगा। यानी कि पहले 2001 को बेस ईयर रखा था, अब 2016 को रख दिया। यानी कि हम लोग 2016 को कंपेयर करेंगे और उसको कंपेयर करके आने वाले समय पर चीजें महंगी हो रही है या सस्ती हो रही है, या कंज्यूमर उस प्रोडक्ट्स को, गुड्स को, सर्विसेज को कंज्यूम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, परचेज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो इन सब चीजों को फाइंड आउट करने के लिए जो बेस ईयर होता है वो पहले 2001 हुआ करता था, अब इसको बढ़ाकर 2016 कर दिया है, राइट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें रिफ्लेक्ट किया जा रहा है कि जो चेंज हुआ है कंजम्पशन पैटर्न में, वो इस प्रकार से चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इसमें ज्यादा वेटेज दे रहे हैं हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन और दूसरी मिसलिनियस एक्सपेंसेस के ऊपर। यानी कि इस पर ये कंज्यूमर जो है वो ज्यादा खर्च करते हैं रेदर देन फूड और बेवरेजेस, क्योंकि आज की रेट में गाइस हेल्थ वगैरह पर ज्यादा ऑब्वियस सी बात है कि खर्चा हो ही रहा है, राइट। तो इसलिए यहां पर ये जो चीजें हैं जिसमें हेल्थ पर मेनली फोकस किया हुआ है, हेल्थ एजुकेशन पर, तो इस पर वेटेज को जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया है और फूड और बेवरेजेस के वेटेज को जो है वो रिड्यूस कर दिया है। तो ये वाली चीज इसमें हम लोग को चेंजेस नजर आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। इनका उपयोग क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि महंगाई, इन्फ्लेशन जो है उसको मेजर करने के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ डियरनेस अलाउंस जो हम लोग को देखने को मिलता है गवर्नमेंट स्टाफ्स का, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी होता है। और जो मिनिमम वेजेस जो मतलब मिलनी चाहिए मतलब एम्प्लॉइज वगैरह को, तो उसको भी समय समय पर रेगुलेट करने के पर्पस के लिए इसका उपयोग होता है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इसमें बहुत सारी चीज होती है ना, महंगाई अगर बढ़ रही है, सामान अगर महंगा हो रहा है, तो इसको देखते हुए, क्योंकि इसको हमने कैलकुलेट किया, इसको देखते हुए ये पता लगा कि हाँ यार आने वाले समय में जाकर सामान महंगा हो रहा है, तो सामान अगर महंगा हो रहा है तो जो मिनिमम वेजेस जो होने चाहिए वो भी बढ़ने चाहिए, जैसे कि कंज्यूमर जो है वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो इसकी बहुत सारी चीजें हम लोग को इसमें देखने को मिलती है। इन्फ्लेशन का पता लगाने के लिए हेल्पफुल होता है। डियरनेस अलाउंस, जो सरकारी स्टाफ वगैरह जो होते हैं, सरकारी इंप्लॉइज वगैरह होते हैं, तो डीए वगैरह जो उनको मिलता है तो वो भी बढ़ेगा अगर महंगाई वगैरह बढ़ रही है, जैसे कि वो अपनी बेसिक नीड्स वगैरह जो है वो फुलफिल कर पाए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब इस टॉपिक में बात हो रही है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये एग्रीमेंट कर रहे हैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ, मर्क के साथ, और जो कि डेवलप कर रही है कोरोना वायरस न्यूट्रलाइजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज MABS क्या है, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो एंटीबॉडीज क्या होती है, इसके बारे में आपको कई बार पढ़ा चुका हूं कि जब भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफेंसिव मैकेनिज्म्स होते हैं, जिसको अपन एंटीबॉडीज बोलते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो एक्टिव होकर इस वायरस को जो है वो अटैक करते हैं, मारते हैं। बट कोरोना वायरस के समय पर हमारी जो एंटीबॉडीज है वो वीक पड़ गई हैं, राइट, उस कोरोना वायरस को जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही। तो ये
मैन मेड प्रोटीन है जो कि ह्यूमन एंटीबॉडीज की तरह कार्य करती है हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, और ये एंटीबॉडी जो है वो न्यूट्रलाइज करने का काम करती है कोरोना वायरस को, जिससे कि कोरोना वायरस जो है वो ज्यादा सीवियर तरीके से बॉडी में अफेक्ट ना करे, बॉडी को हार्म ना करे। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, आपको ऑलरेडी पता है कि कोरोना वायरस जो है वो उन इंडिविजुअल को सीवियरली अफेक्ट कर रहा है जिन इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम खराब है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहां पर इम्यून सिस्टम को बेटर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नली एंटीबॉडी जो है वो बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, जिसके चलते हमारी ह्यूमन की जो बॉडीज होती हैं तो उसके अंदर पर्याप्त एंटीबॉडीज हो जो कि कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज कर सके। देखो, कोरोना वायरस को खत्म नहीं किया जा रहा, कि वैक्सीन नहीं है कि कोरोना वायरस को टोटली अटैक करके खत्म कर दे। ये सिर्फ सिंपल सा काम ये करेगी कि कोरोना वायरस का जो इफेक्ट जो होता है, जो सीवियरली जो बॉडी को अफेक्ट करती है, अटैक करती है, तो उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, जिससे कि डेथ और इस प्रकार के सीवियर केसेस हम लोग को ना देखने को मिले। क्लियर है यहां तक बातें? और इस एंटीबॉडी को इन्वेंट किया है IAVI के द्वारा, इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव के द्वारा, और स्क्रिप्स रिसर्च के द्वारा। ये इनोवेटिव इंटरवेंशन के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय पर काफी लाभकारी जो है वो सिद्ध हो रही है। तो यही चीज है जिसके बारे में एक आपको जनरली पता होना चाहिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में। अब इस न्यूज की बात करें, सॉइल ट्रांसमिटेड हेल्मिंथियासिस, STH जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये न्यूज में अभी इसलिए है क्योंकि काफी सारी स्टेट्स हैं यहां पर इसका जो इन्फेक्शन है वो काफी कम होता हुआ नजर आया है। तो देखो गाइस, ये सिंपल सी बात है, अब जो लोग बोलते हैं ना, अपने जनरल लैंग्वेज में सुना होगा पेट में कीड़े हो गए, तो वो यही वाली चीज है STH, सॉइल ट्रांसमिटेड हेल्मिंथियासिस। तो ये पेट में कीड़े वाली ही परेशानी है, राइट। इसको पैरासिटिक इंटेस्टिनल वॉर्म इन्फेक्शन के नाम से ही जाना जाता है। वॉर्म इन्फेक्शन, पेट में हो गया कीड़ा, उसके नाम से जाना जाता है, राइट। और इसका जो इफेक्ट है वो बच्चों की फिजिकल ग्रोथ और उनकी वेलबींग को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। एनीमिया का भी कारण बनता है, अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का भी ये कारण बनती है STH डिजीज। इसकी रेगुलर डी वार्मिंग जो है वो एडवाइस की गई है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये रेगुलर डी वार्मिंग की क्या चीज है? रेगुलर डी वार्मिंग का मतलब ओपन में डेफिकेट ना करो, तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। इसके अलावा खाने को जो है वो ढक के रखना है, और पानी जो है वो पीते रहना है। साथ ही साथ बच्चे जो है उनको फिंगर नेल्स वगैरह जो है उनको काट के रखना है, छोटे रखना है, राइट। और मतलब उनकी जो अंडरवियर्स वगैरह जो है वो डेली चेंज करना है। तो ये मतलब नॉर्मल चीजें, हाइजीन को मेंटेन करने वाली, तो वो वाली चीजें उसको डी वार्मिंग कहते हैं। तो बच्चों की रेगुलरली इस प्रकार की डी वार्मिंग जो है वो होती रहनी चाहिए। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हो। नॉर्मल सी चीजें हैं जो कि डेली हैबिट्स में हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि कुल मिलाकर डेली हैबिट्स को अच्छा करना है, राइट। तो वो उससे ये पेट में कीड़े होने वाली समस्या जो है वो नहीं होती है। और वॉर्म इन्फेस्टेशन जो है उसको खत्म करना, एलिमिनेट करना बच्चों से और एडल्सेंट से, ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इंडिया के अंदर एस्टिमेट ये लगाया गया है कि 64% बच्चे जिनकी उम्र 1 से 14 साल की हम लोग को देखने को मिलती है, वो वल्नरेबल होते हैं, काफी मतलब उनको रिस्क होता है इस प्रॉब्लम का। और ये WHO की एक रिपोर्ट हम लोग को STH के ऊपर बेस देखने को मिली थी 2012 के अंदर। तो उस समय ये चीज यहां पर बताई गई थी कि 64% बच्चे इंडिया के अंदर, यानी कि कोई मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हो कि हर 10 में से 6 बच्चा जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि रिस्क में है, वल्नरेबल है कि STH डिजीज से, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई गई। इसके अलावा NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इन्होंने कंप्लीट किया है STH मैपिंग को हमारी कंट्री के अंदर, और 2016 में ये खत्म हो गया था। यानी कि इन्होंने पूरी मैपिंग कर ली थी कि STH किस किस एरिया में STH की प्रॉब्लम ज्यादा है, किस किस एज कैटेगरी के ग्रुप्स में ये STH की परेशानियां ज्यादा है। और डेटा ने ये बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर 12.5% STH की परेशानियां देखने को मिलती है, और 85% तमिलनाडु में सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये STH से पीड़ित जो है वो वहां पर हम लोग को बच्चे और लोग देखने को मिल रहा है, एडल्सेंट और किड्स, राइट। इसके अलावा नेशनल डी वार्मिंग डे की बात करें तो ये लॉन्च हुई थी 2015 में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोलैबोरेशन किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, और WHO के टेक्निकल असिस्टेंस के तहत इसको लॉन्च किया गया था, नेशनल डी वार्मिंग डे को। और ये हर 6 महीने में हम लोग को देखने को मिलता है कि ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, एक प्रोग्राम जो है वो लाया जाता है, जिस प्रोग्राम के तहत स्कूल्स और आंगनबाड़ीज में मतलब इंप्लीमेंट किया जाता है डी वार्मिंग की प्रोसेस को, यानी कि अवेयरनेस क्रिएट की जाती है डी वार्मिंग के बारे में। इवन इसकी कुछ मतलब दवाइयां वगैरह भी जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। अगर जो भी बच्चे जो पीड़ित हो जाते हैं STH से, तो उनको कुछ दवाई वगैरह दी जाती है जिसके तहत ये पेट के कीड़े जो हैं वो खत्म हो सके, राइट। तो ये चीज है। और इसमें प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी सीवियर प्रॉब्लम है, एनीमिया की प्रॉब्लम हम लोग को बच्चों में देखने को मिल जाती है, राइट। माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज आप याद रखिएगा STH के बारे में, बेसिक सी चीज।
अब बात हो रही है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 के बारे में। वर्चुअली ये कंडक्ट हुई है, छठा एडिशन इसका हम लोग को देखने को मिला है। इसका नेतृत्व किया है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। इससे पहले जो हुआ था पांचवा एडिशन, वो कोलकाता के अंदर 2019 में हुआ था। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की अगर हम लोग बात करें तो ये फेस्टिवल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है अचीवमेंट, हमारी कंट्री के अंदर जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया गया है, कंडक्ट किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा, इनोवेटर्स के द्वारा, टेक्नोक्रेट्स के द्वारा, इंडिया के अंदर और अब्रॉड में भी, राइट, यानी कि इंडियंस के द्वारा। तो उनके जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसको 2015 में लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना कि कैसे साइंस इंडिया को जो है वो डेवलप नेशन की ओर जो है वो लेकर जा सकती है एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ही कम पीरियड में इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन सकती है बिकॉज ऑफ ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये चीज यहां पर बताएगी। इसका एम ये है कि ज्यादा लोगों को एंगेज करना साइंस के साथ, राइट, और साथ ही साथ बताना वेरियस तरीके से कि कैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, स्टेम, ये लोगों की लाइफ को इंप्रूव करने के सोल्यूशन जो है वो लेकर आ सकती है। तो इसके बारे में लोगों को दिखाना, बताना, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना कि कैसे साइंस जो है वो लोगों की लाइफ को चेंज कर सकती है। साइंस की वजह से लोगों की परेशानियां जो है, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों की वेरियस परेशानियां जो है वो खत्म हो सकती हैं, राइट। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि आज की डेट में डे टू डे की जो लोग पहले के समय पे जो प्रॉब्लम्स जिन लोगों को होती थी डे टू डे लाइफ में, वो आज की डेट में टेक्नोलॉजी के चलते जो है वो, साइंस के चलते जो है वो रिड्यूस होती आ रही है, कम होती आ रही है। जैसे कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करें, आज से 30 साल पहले कम्युनिकेशन का कितना इशू था। आज की डेट में हर एक इंडिविजुअल के हाथ में मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन उनका देखने को मिलता है, स्मार्टफोन देखने को मिलता है। ना ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ एजुकेशन भी है, क्योंकि मोबाइल फोन से आप जो है वो एजुकेट होते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। देखो इसी प्रकार से आपको, जैसे अभी मैंने एक कम्युनिकेशन को एजुकेशन से रिलेट कर दिया, राइट, लिंक किया, वैसे ही आपको अपने मेंस में भी इस प्रकार की अप्रोच से अपने आंसर लिखना है, राइट। यानी कि अगर आप एक कोई टॉपिक लिख रहे हो, उस टॉपिक में कोशिश करो कि हर प्रकार की चीज जो है वो आप इंक्लूड कर सको। और ये कब होगा? जब आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी देर बैठकर सोचोगे क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि एग्जाम के समय में सोचने का मौका नहीं मिलेगा। आज ही जो करना है वो आपको अभी से ही करना है, इसलिए आप मेंस के आंसर डेली लिखा करो। अभी आज की डेट में मैं नोटिस कर रहा हूं ग्रुप के अंदर मेंस के आंसर जो है वो बच्चों ने लिखना कम कर दिया है पहले के मुकाबले। पहले दिन तो बहुत जोश था, धीरे धीरे जोश घट गया है। और देखो गाइस, जिसका जोश घटा उससे उम्मीद मत रखो फिर, राइट। यानी कि अगर आप भी हो, अगर अपना कुछ दिन एक्टिव हो रहे हो, कुछ दिन एक्टिव नहीं हो रहे, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। फिर मतलब ऐसी फिर तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी के अंदर आपको कंसिस्टेंट होना जरूरी है। अगर आप अपना टारगेट जो सेट करते हो, वो टारगेट किसी वजह से आपका अगर 100% अचीव नहीं हो पा रहा है, 80% वो टारगेट अचीव होना चाहिए, चाहे कुछ कर लो आप। 20% आप अवॉइड कर सकते हो, पर वो रेगुलर नहीं चलेगा अवॉइड करना, क्योंकि जो आप अवॉइड करोगे तो उसको आपको रिकवर करना है 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर, राइट। तो इस प्रकार की अप्रोच लेकर चलो आप, और कंसिस्टेंट होना जरूरी है। क्योंकि देखो मैंने आपसे हमेशा कहा, जो भी इंडिविजुअल इस एग्जाम में कंसिस्टेंट रहेंगे उनका सिलेक्शन होगा, राइट। आप अगर ये लेक्चर देख रहे हो, मजा आ रहा है, एक आधी हफ्ते आपने फॉलो किया, हाँ भाई बिल्कुल टाइम पे लेक्चर देखेंगे, टाइम पे जो सर चीजें बता रहे हैं वो पूरी कवर करेंगे, 5 दिन में सुस्त होने की जरूरत नहीं है। ये एनर्जी रोज होनी चाहिए। और जब अगर सुस्ती आ रही है, लग रहा है कि अरे यार मजा नहीं आ रहा, डिमोटिवेशन सा लग रहा है, मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, एक बार याद कर लेना वो वाला दिन जिस दिन आपका, इमेजिन करना आपका नाम आएगा लिस्ट में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या जो भी स्टेट सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं, लिस्ट में नाम आएगा। उस दिन इमेजिन करना कि आपके पेरेंट्स की और आपकी क्या खुशी होगी, राइट। जैसे मीडिया वाले आपके घर में आ जाएंगे, तो वो माहौल को इमेजिन करो 5 मिनट बैठ के, ऑटोमेटिकली मन लगेगा पढ़ने में, पढ़ने लग जाओगे, राइट। चलो एनीवेज आगे की बात करें तो ये वाली चीज मैंने आपको बताई दी। और इसके अलावा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और विजनन भारती के द्वारा, विभाग के द्वारा, ठीक है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब इस न्यूज की बात करें तो दिल्ली की बसेस में हाइड्रोजन ब्लेंडेड सीएनजी का ट्रायल रन जो है वो शुरू हो गया है। यानी कि दिल्ली की बसेस HCNG के ऊपर अब चल रही हैं। ये देखिए आप, HCNG जो है वो डाला जा रहा है दिल्ली की बस के अंदर, इसका ट्रायल रन शुरू हो गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इस ट्रायल रन को लॉन्च किया है। HCNG क्या है? हाइड्रोजन एनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दिल्ली के अंदर हम लोग हाइड्रोजन को CNG के साथ फिजिकली मिक्स नहीं कर रहे हैं, फिजिकली उसकी ब्लेंडिंग नहीं हो रही, यानी कि ये हाइड्रोजन मान लो, ये CNG मान लो। तो इस प्रकार से हम लोग हाइड्रोजन को CNG के साथ जो है वो मिक्स नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एक प्रोसेस है, एक रिफॉर्म प्रोसेस, कॉम्पैक्ट रिफॉर्म प्रोसेस, जिसका पेटेंट हम लोग को देखने को मिलता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास, राइट। तो इस प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस समय CNG के साथ ही साथ
हम लोग हाइड्रोजन को जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। इसमें अलग से हाइड्रोजन को सीएनजी के साथ मिक्स नहीं कर रहे, सीएनजी में ही हम लोग, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बिना किसी हाई प्रेशर के तहत जाए हुए या फिर कोई भी एनर्जी इंटेंसिव इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के होते हुए, यानी कि इससे इन सब प्रोसेस से गुजरना नहीं है, सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें डायरेक्टली जो है वो हाइड्रोजन सीएनजी ब्लेंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है सीएनजी से ही, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से ही हम लोग हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें अलग से हाइड्रोजन को ब्लेंड करने की हमें आवश्यकता नहीं हो रही है। तो HCNG को सीएनजी से ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, राइट। और बहुत ही लो प्रेशर में ये हो रहा है और इसमें कोई भी सीवियर कंडीशन वगैरह नहीं बताई जा रही है। इसकी ईल्ड जो है मिक्सचर की HCNG की वो भी काफी बेहतर, काफी अच्छी हम लोग को देखने को मिल रही है। 4 से 5% बेहतर है नॉर्मल सीएनजी से, और जो नॉर्मल सीएनजी से बेहतर क्लीनर फ्यूल के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिल रही है। क्लीनर फ्यूल का मतलब ये होता है कि जो फ्यूल एनवायरमेंट को हानि नहीं पहुंचाते। जैसे कि अगर कन्वेंशनल फ्यूल की बात करें हम लोग, जैसे पेट्रोल डीजल एनवायरमेंट के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं, उससे अच्छे हम लोग को फिर एलपीजी नजर आया, फिर सीएनजी नजर आया, फिर अब HCNG की टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि सीएनजी से काफी ज्यादा बेहतर है। इवन इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग फिजिकल ब्लेंडिंग करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को सीएनजी के साथ अगर मिक्स करते हैं, तो इसमें हम लोग को जो खर्चा बैठता तो उससे कई ज्यादा फायदा जो है वो हम लोग को इस प्रकार की प्रोसेस से देखने को मिल रहा है। यानी कि इसमें सस्ता पड़ रहा है, ये 22% के आसपास सस्ता पड़ रहा है फिजिकल ब्लेंडिंग से, कन्वेंशनल फिजिकल ब्लेंडिंग से। और ये देखिए आप, ये पीछे एक प्लांट भी जो है वो लॉन्च हो गया है जहां पर ये इस प्रकार की मिक्सिंग प्रोसेस जो है वो चल रही है। हाइड्रोजन को मिक्स किया जा रहा है बिना मतलब फिजिकल मिक्सिंग के, यानी कि इस प्रकार से चीजें जो है वो तैयार की जा रही है जिसमें कि सीएनजी जो है वो एक ऐसी प्रोसेस से होकर गुजरती है कि वो वहां पर खुद ब खुद जो है वो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, वो सीएनजी हाइड्रोजन के साथ जो है वो मिक्स हो जाती है काफी कम प्रेशर के अंदर, राइट। तो ये इस प्लांट में हम लोग को देखने को मिल रहा है दिल्ली के अंदर, और ये दिल्ली के अंदर ये देखिए आप HCNG डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट है, यानी कि पायलट बेसिस पर अभी इस प्लांट को जो है वो रखा गया है। और यहाँ पर बस खड़ी हुई है, और ये देखिए जैसे पेट्रोल पंप होता है ना, वैसे ही है, बस में जो है वो यहाँ पर HCNG जो है वो डाली जा रही है, राइट। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सजेस्ट किया था कि दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी काफी खराब हो रही है, तो दिल्ली के अंदर हाइड्रोजन वाली गाड़ियां जो है वो लाई जाए। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर जुलाई 2018 में IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड इन्होंने कोलैबोरेट किया और पहला सेमी कमर्शियल प्लांट जो है वो लेकर आई है। और इसकी अगर हम लोग बात करें IOCL की, गाइस, तो देखो मैंने भी आपको ऑलरेडी समझाई दिया कि हाइड्रोजन को सीएनजी के साथ अलग से फिजिकल मिक्स करना जो होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, काफी हाई प्रेशर की प्रोसेस होती है। तो IOCL एक कॉम्पैक्ट रिफॉर्मिंग प्रोसेस लेकर आ गई जिसका इसके पास पेटेंट है, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया भी था, जिसके तहत इनको फिजिकली जो है वो इस प्रकार से हाइड्रोजन को सीएनजी के साथ मिक्स नहीं करना होता है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सीएनजी जो है वो खुद ब खुद हाइड्रोजन, यानी कि एक प्रोसेस से होकर गुजरती है जहां पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है और काफी लो प्रेशर में सीएनजी हाइड्रोजन के साथ ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाती है। ऑटोमेटिकली तो नहीं, मतलब एक प्रोसेस होती है और काफी लो प्रेशर की होती है, इसमें अलग से हाइड्रोजन को मिक्स नहीं करना रहता है, राइट। तो ये वाली चीज है, और जिसके बारे में एक जनरल बस आपको आइडिया होना चाहिए। अब इस न्यूज में बताया जा रहा है अदिति ऊर्जा सांच के बारे में, जिसका उद्घाटन हुआ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस के द्वारा रिसेंटली उद्घाटन किया गया डी मिथिल ईथर फायर्ड अदिति ऊर्जा सांच यूनिट का, और साथ ही साथ DME LPG ब्लेंडेड फ्यूल सिलेंडर का। और ये एक न्यूली डिजाइंड बर्नर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहले मैं आप लोग को ये डी मिथिल ईथर क्या है इसको मैं आपको इजी तरीके से पहले समझाता हूं, फिर अपन आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। डी मिथिल ईथर ये अल्ट्रा क्लीन फ्यूल है। हम लोग के घर पे जो सिलेंडर आता है, इसको ऐसे समझो, सिलेंडर आता है LPG सिलेंडर, तो वो सिलेंडर हम लोग कनेक्ट करते हैं किसके साथ, अपने बर्नर के साथ, स्टोव के साथ। कनेक्ट करने के बाद हम लोग जो है वो खाना पकाते हैं, राइट। तो हमने क्या देखा, LPG के सिलेंडर से खाना बनता है। अब सिलेंडर के अंदर क्या होती है, LPG होती है, राइट। अब LPG से बहुत अच्छा और बेटर ये अल्ट्रा क्लीन फ्यूल बताया जा रहा है जिसको डी मिथिल ईथर कहा जा रहा है, DME इसको कहा जा रहा है। CSIR NCL काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, NCL यानी कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, इन्होंने डेवलप किया है इंडिया का पहला पायलट प्लांट DME का, जिसकी कैपेसिटी 20 से लेकर 24 किलोग्राम पर डे की है, राइट। जो हमारा जो कन्वेंशनल LPG बर्नर जो होता है, राइट, यानी कि जो स्टोव हमारा होता है, तो वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता DME कंबशन के लिए, यानी कि इसको जलाने के लिए, क्योंकि DME की डेंसिटी जो होती है वो LPG से काफी अलग, काफी डिफरेंट हम लोग को देखने को मिलती है। और इस प्रकार के जो इशू है इसको एड्रेस करने के लिए अदिति ऊर्जा सांच जो है वो डेवलप किया। ये एक नया बर्नर है, राइट, जो कि पूरी तरह से NCL के द्वारा
डेवलप किया गया है और डिजाइन किया गया है, और डीएमई एलपीजी ब्लेंडेड मिक्सचर और एलपीजी कंबशन, इन तीनों को ही जलाने के लिए जो है, कंबस्ट करने के लिए जो है ये ऑपरेट किया जा सकता है। तीनों चीजों को मतलब एक नया ऐसा बर्नर है जो कि जिसमें आप एलपीजी भी कनेक्ट करोगे तो एलपीजी भी चल जाएगी, डीएमई भी कनेक्ट करोगे डीएमई भी हो जाएगी, और एलपीजी ब्लेंडेड डीएमई सॉरी। तो इसको अगर आप यानी कि एलपीजी और डीएमई को अगर अपन मिक्स करेंगे तो इसको आप यूज करोगे तो भी ये बर्न कर लेगा ये बर्नर, ठीक है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में बस एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। तो अभी के लिए तो आप समझ गए होंगे ना कि डीएमई क्या है। सिंपल सी बात, ये डायग्राम देखो आप, देखो डीएमई बहुत ही अल्ट्रा क्लीन फ्यूल होता है। शुगर केन जो होती है गाइस, तो उसका हम लोग को विनेस देखने को मिलता है, वो तैयार होता है, उससे बायोगैस बनता है, बायोगैस से सिनगैस बनती है, फिर डीएमई जो है वो तैयार होती है, इसका प्रोडक्शन होता है। तो आप देख रहे हो बायोगैस से डीएमई बन रही है, तो कहीं ना कहीं डीएमई एनवायरमेंट के लिए काफी बेटर है, काफी अच्छी है एज कंपेयर टू एलपीजी अगर हम लोग बात करें तो, राइट। तो डीएमई बेटर है, और डीएमई का उपयोग हम लोग इस प्रकार आने वाले समय में यूज करेंगे, राइट। जैसे कि एलपीजी का आज की डेट में उपयोग हो रहा है, वैसे ही डीएमई का उपयोग आने वाले समय में किया जा सकता है। तो इसको लेकर एक मतलब हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। इस पर हम लोग ने एक पायलट जो प्लांट है उसको भी स्टैब्लिश कर दिया है, जिसके बारे में भी आपको बताया था। और न्यू डिजाइन जो है वो काफी एफिशिएंट है। दोनों ही डीएमई, ब्लेंडेड डीएमई और एलपीजी, इन सभी को ही जो है वो यूज में लाने के लिए एक ही सिर्फ बर्नर के साथ वो यूज में लाया जा सकता है। और ये जो डिजाइन है ये फ्लेक्सिबल एयर एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कराता है, और ये एयर एक्सेस के चलते ही ऑप्टिमम ऑक्सीजन का एक्सेस जो होता है वो कंबशन के लिए, आग लगाने के लिए हेल्पफुल रहता है। क्योंकि देखो गाइस, आपको पता है कि आग कहां पर जलती है, जहां पर ऑक्सीजन होता है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा वहां पर आग नहीं जलेगी। और डीएमई को बेहतर तरीके से कंबस्ट होने के लिए, बेहतर तरीके से जलने के लिए उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो इस पर्टिकुलर जो बर्नर है इसमें ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ाया गया है, ठीक है। तो जिसके चलते डीएमई जो है वो प्रॉपर तरीके से कंबस्ट हो सके, जल सके, राइट। और ऑप्टिमम फ्लेम वेलोसिटी जो है वो अपनी ऑब्टेन कर सके। और साथ ही साथ जो लेंथ होती है फ्लेम की, हाई, लो और मीडियम की, ये भी एडजस्ट की जा सकती है, जनरली सिर्फ ऑक्सीजन जो है उसको कम या ज्यादा करके, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर मेन रोल हम लोग को देखने को मिलता है। जितनी ज्यादा उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो और बेटर तरीके से वो कंबस्ट होगा, राइट। और हीट ट्रांसफर रेट जो है उसको भी बढ़ाने के लिए ये हम लोग को देखने को मिलता है। बट हालांकि इतना डिटेल में आपको नहीं आना, जो चीज मैंने आपको भी स्टार्टिंग में समझाई थी, सिंपल सी चीज याद रखो, अदिति ऊर्जा साच अगर न्यूज में आता है, एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि अदिति ऊर्जा साच का मतलब एक बर्नर हम लोग लेकर आए। इस बर्नर को हमने लॉन्च किया है जो कि डीएमई, डीमिथिल ईथर, इसके कंबशन के लिए है, प्लस डीएमई एलपीजी ब्लेंडेड के कंबशन के लिए, प्लस एलपीजी कंबशन भी इसमें हो सकता है। तीनों चीज इसमें पॉसिबल है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक प्लांट भी लेकर आए जहां पर हम लोग डीएमई जो है उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट, उसको तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो पायलट बेसिस पर ये प्लांट हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर। तो ये था सिंपल सी चीज जिसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। अब क्योर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे, CURED के बारे में, CSIR अशर्ड रीपर्पस ड्रग्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये टॉपिक जैसे ही एग्जाम में आता है आपको पता होना चाहिए कि ये एक वेबसाइट है। कर्ड जो है वो एक वेबसाइट, या CURED एक वेबसाइट हम लोग को देखने को मिल रही है। यूनियन हेल्थ एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इसको, ये वेबसाइट को। और वेबसाइट के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कि कोरोना वायरस के क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह जो है वो कहां कहां पर चल रहे हैं, किन किन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की गई है, इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप की गई है कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के लिए, या दूसरे मतलब टेस्टिंग पर्पस के लिए, या कोई भी चीज के लिए। यानी कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी कार्य हमारी कंट्री के अंदर हो रहे हैं, किसी भी कंपनी के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं हम लोग, तो उसकी पूरी डिटेल, पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इस वेबसाइट पर मिलेगी। तो ये वेबसाइट पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, दवाइयों से रिलेटेड, डायग्नोस्टिक्स टूल से रिलेटेड, डिवाइसेस से रिलेटेड, आज की डेट में ट्रायल्स का क्या स्टेज चल रहा है उससे रिलेटेड, किस किस इंस्टीट्यूशन के साथ हम लोगों ने पार्टनरशिप करी है उससे रिलेटेड, राइट। और उनके जो ट्रायल्स के दौरान उनके जो रोल्स हैं, यानी कि जो भी इंडस्ट्री के साथ हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं वो ट्रायल्स में क्या क्या कर रही है, उसका कार्य क्या है, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इस वेबसाइट पर मिलेगी, ठीक है। CURED, तो आप ये वाली चीज थोड़ी याद रखना कि CURED एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट क्या प्रोवाइड कराएगी, कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिलती है, जो भी चल रही है इंडिया के अंदर, यानी कि जो भी कार्य इंडिया कर रही है, जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो पूरी की पूरी इस वेबसाइट पर अवेलेबल की जाएगी। तो ये चीज लॉन्च हुई है जिसके बारे में बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। और ये था आज का अपना लास्ट टॉपिक। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गाइस, आपको अगर पसंद आ गए हैं, अच्छे लगे हैं, समझ में आ गए हैं, लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिएगा लेक्चर को। अभी जाना नहीं है, कोई जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में आपको एज अ होमवर्क दूंगा, बट उससे पहले एक मेंस का टॉपिक आप लिखो, क्वेश्चन लिखो मेंस का
भारतीय संविधान में मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। समझाइए। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ ईच अदर। एक्सप्लेन। तो ये आपका क्वेश्चन है, 120 वर्ड में इसका आंसर आपको लिखना है। और कहां पर आंसर इसका आपको पोस्ट करना है, तो टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम का। इस चैनल पे आप जाइए, आपको डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा। डिस्कशन ग्रुप का नाम है चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स। उस ग्रुप में आप जाकर जो है वो ये आंसर पोस्ट कर सकते हैं। वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स आंसर्स को पोस्ट करते हैं। आप उनके आंसर पढ़िए, उनके आंसर का रिव्यू कीजिए। आप दूसरों का रिव्यू करेंगे तो जो दूसरे हैं आपके आंसर का रिव्यू करेंगे। तो इस प्रकार की हेल्दी प्रैक्टिस यहां पर इस ग्रुप में आपको मिल जाती है। इसके अलावा आज जो टॉपिक्स आपको होमवर्क के तौर पर करने हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है 25 सितंबर को मैंने पढ़ाया हुआ है, देख लीजिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं 29 अगस्त को मैंने पढ़ाया, देख लीजिए। उआपा 19 सितंबर को मैंने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में वो आप देखिए। इसके अलावा सीबीआई आपको पढ़ना है। ये 4 टॉपिक्स हैं, होमवर्क हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स पर आप लिख देना ये होमवर्क कंप्लीट करने के बाद कि आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। होमवर्क में आपको क्या करना है कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको इसके हैंड रिटन नोट्स बनाना है, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स बनाना जरूरी होता है इन सब टॉपिक्स का, तो इससे कि आपकी नोट्स मेकिंग की भी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत होती रहती है। और ये जो मैं आपको जनरल स्टडीज के टॉपिक्स देता हूं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक तो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं और इनकी एग्जामिनेशन में आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा भी रहती है जनरल स्टडीज पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए मैं आपको टॉपिक लास्ट में इस प्रकार के देता हूं। एंड अभी ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ओपन मार्केट ऑपरेशन का ये टॉपिक जो आया था, ये रिपीटेड टॉपिक था। पहले भी हमने चर्चा करी थी कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000 करोड़ रुपए की ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जो है वो परचेज करने वाली है। तो ये अनाउंसमेंट पहले आई थी, बट अब जो है वो फाइनल अनाउंसमेंट जो है वो दे दिया है इसने कि आरबीआई ने फाइनली डिसाइड कर दिया कि 20,000 करोड़ रुपए की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, जी सिक्योरिटीज इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत परचेज कर रही है आरबीआई। तो इतनी सी बात है, हालांकि ये अपने लिए काम का नहीं है, मेनली आपके लिए जो काम की चीज है वो ये दोनों है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये अपना था पूरी चीजें जो मैंने अभी आपको बता दी। और पेड पैकेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। एनसीईआरटी का भी जो कोर्स जो है गाइस वो शुरू हो गया। प्रोग्राम है बेसिकली ये सेल्फ स्टडी कम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। इसमें अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको पूरी जानकारी जो है वो प्रोवाइड की हुई है, तो आप वो जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको 7 महीने की पीडीएफ चाहिए पुराने, तो जनवरी से लेकर जुलाई 2020 तक की पूरी जो मैगजीन्स है वो आपको मिल जाएंगी मात्र 300 रुपए में। सिर्फ 300 रुपए में 7 महीने की मैगजीन है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो ये परचेज कर सकते हैं। बाकी मंथली पैकेज तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, वो तो आपको करना ही है। एनसीईआरटी भी आप उसका वीडियो है वो आप देखिएगा, उसके बाद उसको एनसीईआरटी प्रोग्राम को भी अवेल कीजिए। वो भी प्रोग्राम आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है और इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे वहां पर ऐड भी कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा अपने चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।